अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पब्लिक न्यूज़ के तमाम देखने वालों को अर्मिला हसन की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू शो इस पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। गुड मॉर्निंग पब्लिक विद वन एंड ओनली अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी। अगर नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं आपकी सुबह को अच्छा करने की कोशिश करूंगी रोजाना। इनफैक्ट हफ्ते में 5 दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है जनाब। आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि नॉर्मली मॉर्निंग शोज जो होते हैं इंडोर सेट्स पे होते हैं, सोफास पड़े होते हैं, सब कुछ होता है, हमारे पास वो भी है। लेकिन ये वैरायटी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जो सुबह सुबह है ना ग्रीनरी या ग्रीन स्क्रीन देखकर होनी चाहिए, ताकि आप खुद भी फ्रेश और वाइब्रेंट फील करें और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतर अंदाज में आपको नज़र भी आए। सो आज का जो हमारा शो होगा इंट्रोडक्टरी शो होगा, जिसके अंदर हम बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका तारुफ आपसे करवाएंगे, क्योंकि ये तो है हमारा आउटडोर सेट जिस पे हम कभी कभी आया करेंगे। इनफैक्ट कोशिश यही करेंगे कि एनवायरनमेंट को लेके, चीज़ों को लेके हम आपको बहुत बेहतर अंदाज में बताएं। लेकिन उसके साथ साथ जनाब ये वैरायटी जो आपको मिलेगी ना इस शो में, मैं खुद बहुत सरप्राइज्ड हूँ, एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमारी टीम ने जो प्लान किया है हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट कर सकें। बहुत सारे ऐसे पहलू जो आपको लगता है कि हमारी स्क्रीन पर होने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, एक नया जर्नी होगा, और इस जर्नी को मैं जितना बेहतर कर सके वो करने की कोशिश भी करूँगी। इस आउटडोर सेगमेंट का मकसद सिर्फ इस ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े नहीं होना, बल्कि हम आपको लाहौर लेके जाएंगे। लाहौर मतलब लाहौर, अंदरून लाहौर, जो लाहौर का कहते हैं ना दिल है, वहाँ पे भी जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को करेंगे एक्सप्लोर। लेजेंड्स ऑफ लाहौर के नाम से हमारा एक सेगमेंट होने वाला है, जिसमें आपको लाहौर के लेजेंड्स के हवाले से हम बताएंगे। से ही लाहौर के हवाले से ये सोचा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि चीज़ें यूथ की तरफ डाइवर्ट की जाएं। ये दीवार बनी थी अराउंड 1627. Okay. This is construction started from Jahangir's time period. Okay. And then his son Shah Jahan, when he took over the empire, he continued the construction. Okay. इस आउटडोर सेट को आप अच्छी तरह देख लें, याद कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर आऊँगी रोज़ की बुनियाद पर। लेकिन परेशानी हो ना, इंडोर सेट भी है, गर्मी भी आ जाती है, सर्दी भी आ जाती है, तो हर वक्त हम बाहर नहीं रह सकते। तो इंडोर चलते हैं, आपको इंडोर सेट दिखाती हूँ, वहाँ पे किस तरह से हमने सेटिंग की है, क्या क्या होगा वहाँ पे। लेट्स गो। वेलकम और खुश आमदीद हमारे इस इंडोर सेट से, क्योंकि आपको बताया था हमने बाहर कि हमारे पास सेट इतना खूबसूरत है, आपको इसकी वाइब इतनी अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी वैरायटी है। कंटेंट को लेकर तो वैरायटी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सेट में भी हमने मुख्तलिफ सेक्शंस में इसको डिवाइड किया, जहाँ पे हम कैजुअल गुफ्तगू के लिए भी हमारे पास सेट है, और इसके साथ साथ सिटिंग है, और साथ साथ हम बात जब करेंगे कुछ पॉलिटिकल सीरियस न्यूज़ के हवाले से, तो ये जो टेबल आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं बैठ के जो सियासी हालात व वाक़यात हैं उन पे गुफ्तगू करूँगी। कुछ इंटरनेशनल अरीना पे जो ख़बरें ज़्यादा हॉट टॉपिक्स हैं उन पे हम बात करेंगे। और फिर मैं यहाँ पर आती हूँ तो ये जी हमारा लाउंज एरिया, जहाँ पर हमारे मेहमान हमारे साथ आएंगे, कुछ कैजुअल गुफ्तगू होती है। आपको पता है मेहमानों के साथ समटाइम्स कुछ बच्चे आ रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ये सारी जो स्पेस है हम एक्टिविटीज़ के लिए इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करेंगे। सिर्फ इसको सिटिंग की हद तक हम महदूद नहीं रखेंगे कि यहाँ से बैठे और बात की, बल्कि जो आपको एक्टिविटी एरिया है ये भी नज़र आएगा। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सुबह सुबह आपको रिक्वायर्ड होता है वो होता है किचन। तो किचन आपको पता है कि हमारे किचन के अंदर भी आपको बड़ी वैरायटी मिलने वाली है। यहाँ सिर्फ खाने नहीं बनेंगे बल्कि आपकी हेल्थ के हवाले से भी बहुत सारी बात होगी, क्योंकि हेल्थ को लेके बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं कि क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए। यहाँ पे हम कुकिंग कॉम्पिटिशन्स भी करेंगे, खाने पकाएंगे, और कभी कभी हो सकता है जिन लोगों को मेरी शक्ल देख के लगता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता,
मुझे आता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं भी खाना बना सकती हूँ। सो ये वंस इन अ ब्लू मून शायद कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगी, लेकिन हमारे पास शेफ़ होंगे, इस काउंटर पे आपको नज़र आएंगी कुछ मुख्तलिफ हेल्दी चीज़ें। सो वैरायटी को लेके हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि हर तरह से हम कुछ ना कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व रखें, आपके इन्वॉल्वमेंट रखें, और हमारे जो सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपसे हमारी जो इंटरेक्शन है वो बरकरार रहे। अगर आप कुछ हमारे शो में देखना चाहते हैं, कोई ऐसा कंटेंट है, कोई ऐसा इशू है जिस पे हम बात करें, वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो ये था जी हमारा ओवरऑल सेट, जिसको आज हमने आपके सामने रिवील किया है। लेकिन ये सिर्फ सेट की हद तक नहीं है, अभी मेहमान भी आएंगे सेट के ऊपर, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। शो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक विद अर्मिला हसन। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जी। इंट्रोडक्टरी आज हमारा शो है एज वी सेड, और हमने आज आपको अपने शो का तारुफ तो करवाया है, लेकिन उसके साथ साथ जो जो फ्लेवर्स हमने इस शो के अंदर रखने की कोशिश की है, उसमें आपको पता है कि सियासत के हवाले से, और ख़ास तौर पे जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शंस में हैपनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और ज़िमनी इंतखाबात की हम बात करें, कल 21 नशिस्तों पर जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं उन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिनके रिजल्ट आने का सिलसिला भी जारी है। बज़ाहिर तौर पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, और इलेक्शन के हवाले से हम वोटर्स टर्न आउट को भी डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी सीट्स को भी डिस्कस करेंगे जिन पे अपसेट बज़ाहिर तौर पर नज़र आ रहा है। इसके लिए हमारे साथ हमारे शो में मेहमान बने मुनीफ फारूक साहब, सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू? आई एम गुड जी, थैंक यू। मुनीफ साहब, सबसे पहले तो हम इन इंतखाबात के हवाले से बात करें। आप वोटर्स टर्न आउट को लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया, किस तरह का टर्न आउट रहा? दो कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर टर्न आउट उस तरह से नहीं होता, और चूँकि ये 21 नशिस्तें थी जिन पर वोटिंग हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपको मुबारक आपके नए शो के लिए। थैंक यू। आई होप इट डज वेल। देखिए, जो ये वाला बाई इलेक्शन है, ये वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बाई इलेक्शंस की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी डिफाइन करती हैं किसी भी पैटर्न को। यहाँ जो इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को हुए, उनमें बहुत सी इरेगुलरिटीज थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, धांधली का, और ये तासुर इसने बड़ा जोर पकड़ा कि जो आज की हुक्मरान जमात है उसके हक में मामलात को करने के लिए पाकिस्तान की रियासत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया। लेकिन जो कल रिजल्ट्स आए हैं, बारिंग जो जिला गुजरात का रिजल्ट था, उसके अलावा अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो खोई हुई पोजीशन थी उसको रीगेन करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और जो एक परसेप्शन था कि मुस्लिम लीग नून अनपॉपुलर हो रही है या हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून ने उस मिथ को तोड़ा है। और इसका क्रेडिट अगर हम दें कि जिस तरह से पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मियां नवाज शरीफ साहब उसकी लुक आफ्टर करें, मरीम नवाज शरीफ का सिर्फ ये नहीं है कि वो एक चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, बल्कि वो इम्प्रेशन भी क्रिएट कर रही हैं। और इम्प्रेशन ये है कि पंजाब में काम होगा, डिलीवरी होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, और लोगों को रिलीफ बाय एंड लार्ज किसी न किसी तरीके से 2 महीने में देने की कोशिश भी की गई है। लिहाजा आई थिंक जो मुस्लिम लीग नून को एक एडवांटेज यहाँ पर मिला है वो इस जगह से भी मिला है। वजीराबाद की जो एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी वो पहले तहरीक इंसाफ के पास थी, अब मुस्लिम लीग नून ने ली है, तो नेचुरली एक टर्न अराउंड तो आपको देखने में मिला है। और ओवरऑल एक शायद इससे तासुर मिल रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून अब रोड टू रिकवरी के ऊपर है।
रोड टू रिकवरी के ऊपर है, लेकिन चूंकि आपने परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात की, ऑब्वियसली जब इंतखाबात की बात होती है तो कोई ना कोई एक सियासी जमात या तो इंतखाबात से पहले धांधली का शोर मचाती है या इंतखाबात के बाद धांधली का शोर मचाती है या उसके दौरान भी शोर मचना शुरू हो जाता है। तहरीक इंसाफ के भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी धांधली हुई है। अब ये जो धांधली का शोर है, फिर इससे वही सारी चीज़ें रिपीट, एक वो कह लेना टर्न अराउंड होना शुरू हो जाती हैं कि जी इंतखाबात का भी पोलिंग का अमल शुरू होता है और साथ ही धांधली का शोर मच जाता है, तो वो इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर बड़े सवालात उठना शुरू हो जाते हैं। देखिए, इंतखाबात तो बदकिस्मती से, ये मेरे ख्याल में तकलीफ है, हम इसके बारे में हमेशा बात करते हैं कि हमारे मुल्क में हमेशा से ही इंतखाबात के ऊपर सवाल तो उठता रहा है, उनकी शफाफियत के ऊपर या उनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। बट आई थिंक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जितना शोर जनरल इलेक्शन में पड़ा, इस दफ़ा उतना नहीं पड़ा। तहरीक इंसाफ ने अपनी कुछ सीटें खैबर पख्तूनख्वा में गेन की है, एक सीट पर अपसेट हुआ है जो कि तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने लूज की है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां पर जीते हैं। इस तरह अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड रिकैप्चर करना शुरू कर दिया है, ऑल्दो वो उन्हीं की छोड़ी हुई सीट्स थी। टर्न आउट भी नेचुरली आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते जो जनरल इलेक्शन का होता है, लेकिन ओवरऑल जो इम्प्रेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून बहुत उस स्लम्बर से बाहर निकल रही है और उस एक किस्म की, अगर देखा जाए तो वोटर में भी एक स्पार्क नजर आया है कि यहाँ अब एक इफेक्टिव गवर्नेंस होगी। पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो शायद 2-3-4 साल अगर ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे कर गई तो एक मुस्लिम लीग नून का वोटर बड़ा दोबारा तगड़ा हो जाएगा, डिलीवरी लोगों को नजर आएगी। तो नेचुरली अगर हम वो बिल्कुल ही उस दायरे के अंदर घूमते रहे कि धांधली हो गई, मेरे ख्याल में नहीं। इन बाई इलेक्शंस के अंदर धांधली का आंसर हमें उतना नजर नहीं आया, ना ही अभी तक फॉर्म 45 या 47 में फर्क का कोई ज्यादा शोर नजर आया। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने सीटों के हवाले से बात की, जो साबिक वजीर आला पंजाब हैं परवेज इलाही साहब, उनको बड़ा अपसेट हुआ है, अपने ही भतीजे से हारे हैं। गुजरात की जो ये सीट है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा अपसेट आपको लगता है? देखिए, जहां तक गुजरात के इलेक्शंस हैं उसके हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वहाँ कम से कम जो वीडियो एविडेंस इधर उधर से मौसूल हुई, अब वो कितना वेरीफाइबल है, उसकी वेरासिटी चेक की गई है नहीं, जारी बात है हम यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशंस तो कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ कम से कम जो मैं अगर एलिजिड का लफ्ज इस्तेमाल करूँ या जो इम्प्रेशन है, तासुर है, वो ये है कि वहाँ पर बेजाब्तियाँ बेशुमार थी। मोना चलाई साहब ने ट्वीट भी की कि देखिए ये वहाँ पर इस तरह से पोलिंग का अमल जारी है, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में वो सीट्स तो इन कंटेंशन ऑलरेडी थी और उनके ऊपर सवाल भी उठेगा। शायद ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तक या इलेक्शन कमीशन तक भी जाए और जहां तक बेजाब्तगी है उसको भी शायद वहां पर हाईलाइट किया जाए। लेकिन परवेज इलाही साहब का वहां से हारना फ्रैंकली समझ नहीं आता, क्योंकि ये उनकी घर की सीटें हैं, उस खानदान की सीटें हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो बदनुमा दाग बहसियत एक खानदान उनकी सियासत के ऊपर पड़ा है कि इस खानदान की बड़ी इज्जत थी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अपने डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन कभी इस तरह से बाहर नहीं मामलात आए। लेकिन जिस अफसोसनाक तरीके से चीजें सामने आई हैं और परवेज इलाही साहब की एहलिया जिस तरह कल अपने भाई के बारे में बात कर रही थी या मूसा इलाही अपने कजन के बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत अफसोसनाक अमल है और मेरे ख्याल में एक बड़ा तकलीफदेह पहलू है पाकिस्तान की सियासत का कि एक खानदान जिसमें इतनी ज्यादा भाईचारगी थी, भाईचारा था, खुदसलूक था, वो अब इस तरह से अपने गंदे कपड़े दुनिया के सामने धो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है डेफिनेटली। अच्छा, ये इंटरनेट की बंदिश, ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है जब भी इलेक्शन या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी मुल्क के अंदर होती है, तो इंटरनेट की बंदिश का मामला है, इससे बड़े भाम पैदा होते हैं। देखिए, ये तो एक इसकी हवाले से ये बड़ा बदकिस्मत फैक्ट है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, हम इंडिपेंडेंटली तो एग्जिस्ट किसी सियारे पे कर नहीं रहे, नेचुरली आप एक जो कमिटी ऑफ नेशंस है उसके अंदर आप भी एग्जिस्ट करते हैं। सो वहां पर अगर दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही है कि ये एक मुल्क है जिसके अंदर चले जी अगेंस्ट दिस प्रोटेक्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए कभी आप मोबाइल सर्विस को डाउन करते हैं, कभी मोबाइल सर्विस के ऊपर जो डाटा इंटरनेट है उसको डाउन कर देते हैं ओवरऑल। सो दैट गिव्स द इंप्रेशन कि या बहुत ज्यादा वल्नरेबल है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग।
और उस पे फिर लेकिन यहाँ अगर देखा जाए सिक्योरिटी इदारों का या जो एक खदशा होता है वो ये कि जी झूठ बहुत फैलाया जाता है, कोई पता नहीं 4 लोग वो इम्प्रेशन, ये एक वीडियो में आपको क्या पता लगता है कि अच्छा जी ये जो वीडियो है इसकी वेरासिटी कैसे चेक हो कि क्या ये वाकई अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता दुनिया भर के अंदर। थैंक यू वेरी मच मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। मॉर्निंग पब्लिक, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं जनाब। आपको पता है आज हमारा पहला शो है, हम बहुत एक्साइटेड हैं और ऐसी एक्साइटमेंट पे हमने आज कोशिश किया कि हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर हमें वो शख्सियात ज्वाइन करें जो कहीं ना कहीं हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, बहुत बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। जब भी हम सियासत की बात करते हैं और जब सियासत में बहुत सारे चेहरों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि जी ये कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन यूथ की भी होनी चाहिए। आज की जो हमारी मेहमान है, जो आज हमारे पहले शो का हिस्सा बनी है, मैं बहुत अरसे से इनके साथ मुख्तलिफ शोज़ कर रही हूँ, लेकिन आज चूँकि ये मेरा पब्लिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पहला शो है, सो आई वांटेड कि हम आज इनको दावत भी दें, इनसे बात भी करें। और चूँकि इनका भी एक नया रोल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सेनेटर मुंतखब हुई हैं और हमने सोचा कि आज बुशरा अंजुम भट्ट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। थैंक यू वेरी मच बुशरा, वेलकम, हाउ आर यू? Thank you so much, and first of all, congratulations for this new venture. Wishing you all the best. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आई होप कि अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। बुशरा, कैसा लग रहा है? आपका भी एक नया रोल है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है इस नए रोल के साथ? Armila, it's a huge responsibility, but at the same time, I'm looking forward to it because मुझे लगता है कि thanks to my party, I've ended up in a position where I've worked for 10 years. Wow. मैं हमेशा से अपने आप को कहती थी कि I'm a policy maker, I'm a legislator first, and then a politician. और अब now I'm part of a house जहाँ पे सिर्फ legislation ही है और जहाँ पे oversight है legislation की, तो काम तो मेरे मतलब का है, but at the same time keeping into consideration के जो सेनेट है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हमेशा उसमें यही एक ओपिनियन होता है कि यहाँ पे बहुत सीनियर लोग एज वाइज भी और उस तरह से, लेकिन मैं हमेशा से एक बात करती हूँ और मुझे ये फ़ख्र है अपनी पार्टी के ऊपर, बिकॉज अर्मिला पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज यूथ बल्ज। एग्जैक्टली 60+% ऑफ आवर नेशन कंप्राइजेज ऑफ यूथ, और मुझे लगता है कि मैं सेनेट में यूथ की आवाज़ बन के यूथ की नुमाइंदगी, सो दैट दे फील दैट द लेजिस्लेशन तो हो जाती है बट यूथ का इनपुट जो है, और क्योंकि मेरा यूथ से बड़ा गहरा ताल्लुक है, बीइंग अ लम्स प्रोफेसर बिफोर जॉइनिंग पॉलिटिक्स, और फिर मैंने 10 साल यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन रखी है, तो मुझे लगता है कि आई विल बी द वॉइस ऑफ यूथ इन द सेनेट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, यूथ की आप बात करिए बुशरा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंस में भी है बिकॉज हम भी टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं अब बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यूथ का भी चीज़ों को लेके बहुत क्रिटिकल भी हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऑब्जर्व भी करते हैं, दे वांट टू इम्प्लीमेंट मुल्क को लेकर, हालात को लेके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं हालात व वाक़यात इतने सूटेबल नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, तो एक मायूसी भी बड़ी ज़्यादा है, स्पेसिफिकली हम यूथ की बात करें। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि आप इस पोजीशन पे आई हैं जहाँ पे आपने ख़ुद भी कहा कि आपका एक बड़ा कनेक्शन रहा है यूथ के साथ, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी जो कह लें एक फ्यूचर गोल्स के अंदर आपने सेट किया हुआ है कि आपने ये करना है? अर्मिला, ये आपने बिल्कुल राइटली ऑब्जर्व्ड है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है, हेट स्पीच बहुत बढ़ गई है, और अगर आप टॉलरेंस की बात करें, सोशल मीडिया पे आप देखें कि किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है फ्रॉम यूथ। लेकिन अर्मिला, आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर 10 years एज वेल, और मेरा यूथ के साथ हर प्लेटफॉर्म पे, मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में भी जाती हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ। मुझे ये बड़ा यकीन है कि अगर आपका रवैया और आपकी लहजा और आपकी ज़बान जो है उसमें कोई इस किस्म का हेट एलिमेंट नहीं है, तो आप बहुत कम मुझे ऐसे रिएक्शंस मिले हैं,
तो मैं आई एम वेरी एडमेंट ओवर द फैक्ट दैट इफ यू कैरी योरसेल्फ ग्रेसफुली, आगे आपकी ऑडियंस भी उसी तरह रिप्लाई बैक या रिस्पॉन्स करती है। हमारी सियासत जो है सैडली लोग इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम अग्रेसिव होंगे और अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर होके बात करेंगे, एग्रेसिव बयानात देंगे, तो शायद पार्टी बहुत उस चीज़ को सराहेगी। हालांकि PMLN एज अ पार्टी हैज़ नेवर प्रमोटेड सच एग्रेसिव बयानात। और मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं याद पड़ता कब लास्ट किसी ने हमें बैठे कहा कि आपने TV पे जाके तो अग्रेसिव होना है। तो फिर जो होते हैं वो क्यों होते हैं? That's their personal choice. Yeah. I would say that is their personal choice. PMLN का पार्टी प्रोगेटिव ये नहीं है या पार्टी इंस्ट्रक्शंस ये नहीं है। अब यूथ की अगर आप बात करती हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है बहुत खुशकिस्मत है, बिकॉज हमें कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम अपने लेजिस्लेटर्स के साथ इंटरैक्टिव डायलॉग्स, पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बने या कुछ बने। यूथ के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो कल को यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं, और इनके साथ आपने इनको साथ लेके चलना है। और मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का हेट प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया चल पड़ा है, उनको आपने बज़ाहिर खाली वो कहते हैं ना, हमने सियासत सोशल मीडिया पे नहीं करनी, हमने ऑन ग्राउंड करनी है। और इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। इंशाल्लाह वी आर रियली होपफुल, क्योंकि आप यू आर यंग, यू आर वाइब्रेंट, आपको लोग फॉलो करते हैं। एज यू सेड कि यूथ के साथ आपका बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक भी है, ट्रूली एम्पावर्ड। हम अभी एम्पावरमेंट की बात करें, अब एम्पावरमेंट हम ख़वातीन की या बच्चियों के हवाले से बात तो करते हैं, आप भी उसकी एग्जांपल है। हम सब घरों से निकले हैं और हम भी एक एम्पावर्ड वुमेन की एग्जांपल हैं कहीं ना कहीं। क्या ऐसा होना चाहिए और उसके लिए कितना टाइम व्हाट यू थिंक रिक्वायर होगा कि हमारी जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, क्योंकि आप लोग तो सियासत में मौजूद हैं और हर घर के अंदर ख़वातीन को इनकरेजमेंट मिले कि वो भी घरों से निकलें और इस सोसाइटी के अंदर ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह अपना रोल प्ले करें? बिल्कुल अर्मिला, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी की। वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और मेरे ख्याल से एज ए लेजिस्लेटर्स खाली हम लोगों की लेजिस्लेशन करने से माइंडसेट नहीं चेंज होता। आई सो एग्री। लेकिन हैविंग सेड दैट वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एब्सोल्युटली। हम एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। चाहे अगर आप फाइनेंशियल क्रंच की बात करें, एक बंदे के कमाने से घर नहीं चलता, लेकिन जो हुकूमत वक्त है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि द मिनट अ वुमन स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस टिल शी रीचेज हर वर्क प्लेस एंड कमिंग बैक, इस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करना चाहिए। और हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, और जब हमने ये मेट्रो बसेस स्टार्ट की तो इसमें बड़ी तनकीद का भी हमें सामना करना पड़ा। बट पीपल डोंट रियलाइज that people who are using those public transportations, उनके लिए कितनी आसानी है, उनके लिए कन्वीनियंस है, आसानियाँ हैं। बाइज़्ज़त तरीके से वो बच्चियाँ स्कूल, कॉलेजेस और अपने वर्क प्लेसेस में जा रही हैं। उसके अलावा एक माइंडसेट है जो कि चेंज हो रहा है, चाहे ज़रूरत के तहत हो रहा है, चाहे वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। वरना अर्मिला बहुत वो कहते हैं ना, एक टाइम वो भी था कि अब तो आप माशाल्लाह मोटरसाइकिल्स के ऊपर, स्कूटीज पे लड़कियां देख लेती हैं, और हमारी नेबरिंग कंट्री में इट इज़ अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना। But we as a society, we are coming to terms with it, and I have full faith because that's the sort of person I am. मुझे हर वक्त नेगेटिविटी और हर वक्त मायूसी फैलाने वाले लोग और फैलाने वाली बातें जो बहुत बुरी लगती हैं। I think we've achieved quite a few milestones. There's much more to achieve. अच्छा, but we'll get there इंशाल्लाह। अब मैं ज़रूर चाहूँगी इन द एंड हम ज़रूर आपके प्लान्स के हवाले से बात करें कि आपने लेजिस्लेशंस की बात की है एज ए सेनेटर। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक फोरम भी है कि आप बेहतर तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सोची हुई हैं कि आपने इसको फर्दर फ्यूचर में इस पे काम करना है? बिल्कुल अर्मिला, बिकॉज 10 साल जब मैंने पंजाब असेंबली में लेजिस्लेशन की हैं, तो मुझे कुछ ऐसे इशूज़ नज़र आते हैं जो कि हैं तो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, बट आई फील दैट देयर नेशनल इश्यूज। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज एज, ठीक है, बहुत अरसे से 3 साल से हम अक्रॉस पार्टी पंजाब में बच्चियों की उम्र 16 से 18 करना चाह रहे हैं। सही है। एंड दैट्स ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और वो हम कर नहीं पा रहे। हालांकि सिंध में वो 18 है, बिल्कुल है। अब उसकी वजह से इंटर प्रोविंशियल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। वहाँ से बच्चियाँ लाई जा रही हैं जिनको यहाँ पे निकाह करा के तो उनकी शादी यहाँ पे कराई जा रही है। तो दिस इज़ वन थिंग दैट मुझे लगता है कि even though it's a provincial subject, it needs to be dealt with in the Senate, so it becomes a national वो जो है ना, बिल्कुल। So this is अभी जो अगर आप मुझे कहते हैं ना immediate मेरी तो नज़र आपके में प्लान्स में ये है?
इमीडिएट वाला, Immediate वाला। जस्ट वन प्लान्स इतने Obviously. महदूद नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट मुझे, क्योंकि आई बीन वर्किंग ऑन इट फॉर Yeah. अ लॉन्ग टाइम, Yeah. दैट इज व्हाई मुझे लगता है कि अब इसको मैं बिगर प्लेटफॉर्म पे यूज करके तो आई जस्ट गेट दिस डन। लवली, थैंक यू सो मच बुशरा, बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें ज़रूर इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, इनको हाईलाइट करना है। ये लोग अपनी लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर इस पर एफर्ट्स पुट करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि इस शो के ज़रिए भी हम कुछ ना कुछ ऐसी बातें जिस पे अर्ली मैरिजेस को लेकर उन्होंने डिस्कशन की, और जिस तरह से बच्चियों को बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, इन सब पे बात होती रहेगी। बुशरा अंजुम भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा Thank लगा you आपसे so बात करके। much. हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। ये जो आपने छक्का देखा है ना, इसने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या पाकिस्तान में जो क्रिकेट की हिस्ट्री है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब भी आप ये शॉट देखते हैं जावेद मियांदाद साहब की, और जो एक जोशो वलवला ये आपके अंदर जो कह लें ना जगाता है, इस छक्के के हवाले से तो पता है ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, लेकिन इस छक्के के पीछे जो एक आवाज़ है जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे वो आवाज़ याद है, क्योंकि जिस अंदाज में उस छक्के को एलेबरेट किया गया, दिखाया गया, आज उस आवाज़ को जो कई अरसे तक, कई दिहाइयों तक पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से, कमेंट्री के हवाले से जिसको हम सुनते आ रहे हैं, आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू। जी साहब, जिस तरह से ये छक्का अभी हम देख रहे थे टीवी स्क्रीन के ऊपर, इस छक्के की तो इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन उसको जिस अंदाज में आपने बताया, जिस अंदाज में लोगों ने उस मोमेंट को फील किया, थोड़ा सा हमें बताएं। असल में वो मैच भी बड़ा यादगार मैच था, और वो लम्हा, मेरा ख्याल है कि मैंने तकरीबन कोई 400 के करीब मैचेस किए हैं माशाल्लाह। थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन बहुत कम, अगर मैं शायद 1 या 2 मैच ही ऐसे होंगे जो हमेशा हमेशा के लिए याद रह गए। बेशक। और इतना ज़्यादा सनसनीखेज़ मैच था, और आखिर में दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि उन पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। और जावेद मियांदाद जो थे वो वाहिद खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान की जीत और भारत की हार के दरमियान जो खड़े हुए थे, और जिस अंदाज से उन्होंने खेला, उसकी जितनी भी खूबसूरती के साथ डिस्क्रिप्शन की जाए वो कम है। सर, अगर आपको वो अल्फाज एग्जैक्टली याद हैं तो अगर आप हमारे देखने वालों के लिए दोहरा दें। ज़रूर। और आखिरी गेंद बाकी रह गई है। जावेद मियांदाद पाकिस्तान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। चेतन शर्मा हैं बॉलर जो जावेद मियांदाद को गेंद करेंगे, और जावेद मियांदाद के लिए फील्ड है 3 स्लिप, 1 गली, पॉइंट, कवर। ये है ऑफ साइड की फील्ड। 3 फील्डर ऑन साइड में हैं, डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। तमाम फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं। लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ होती हुई, और लोगों के जोश खरोश का ये आलम है कि बेशतर लोग अपनी अपनी नशस्तों से उठकर खड़े हो गए हैं और तालियां बजाकर अपने अपने खिलाड़ियों को दाद दे रहे हैं। जावेद मियांदाद ने एक मरतबा फील्ड का जायज़ा लिया और ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाते हुए, गालिबन कुछ दुआएं करते हुए खेलने के लिए तैयार हुए। इस वक्त कपिल देव बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं, टीम के कप्तान, और अपने बॉलर के साथ सलाह मशवरा करते हुए तालियों का शोर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हुआ, और जावेद मियांदाद तैयार हुए खेलने के लिए। अपनी क्रीज़ में बल्ले को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर मारते हुए चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया। 3 रन्स पाकिस्तान को चाहिए हैं मैच जीतने के लिए, चौका या छक्का। क्या पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब होगा? ये वो सवाल है जो तमाम जहनों में गर्दिश कर रहा है। चेतन शर्मा अपने बॉलिंग के निशान पर पहुंचने के बाद मुड़े, दौड़ना शुरू किया, रफ्तार तेज़ हुई, साथ ही अंपायर ने इशारा किया कि गेंद की जाए, और चेतन शर्मा विकेटों के करीब से गुजरे। उन्होंने गेंद की, जावेद मियांदाद ने बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले पर आई और हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर ज़ोरदार छक्का, और साथ ही पाकिस्तान की शानदार फतह। क्या बात है सर। वैसे हम भी इंट्रोज याद करते हैं, हमें भी कुछ करने, लेकिन आपको इतने सालों बाद वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली एक चीज़ याद है। सो आई एम वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी कि माशाल्लाह आपकी मेमोरी के साथ साथ, चूँकि ज़ाहिर है वो मोमेंट ऐसा था जिसने आपको, मेरा नहीं ख्याल सकता कि वो भूल सकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मज़ा आया उस मैच को डिस्क्राइब करने में। और मज़े की बात यह है कि आज तक मैं जिस फंक्शन में भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ,
लोग उस छक्के की कमेंट्री की फरमाइश करते हैं। और जी। हमने भी बिल्कुल आपकी वो जो फरमाइश आपने हमारी पूरी की, मज़ा आया लिटरली, क्योंकि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो हमने शायद सुना है, उन विजुअल्स को हम देखते हैं, लेकिन आपने बहुत बेहतर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। My pleasure। ये जो कमेंट्री की हम बात कर रहे हैं जी क्रिकेट के अंदर, जहाँ पे एक प्लेयर खेल रहा होता है, एक प्रॉपर माहौल होता है स्टेडियम के अंदर, उसके अंदर कमेंट्री की जो इम्पोर्टेंस है उससे अब कोई डिनाई नहीं कर सकता। मौजूदा दौर में जो कमेंट्री है या मुख्तलिफ कमेंटेटर्स हैं नेशनली इंटरनेशनली जो काम कर रहे हैं, किस तरह से आप समझते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ है ये सारा स्ट्रक्चर? देखिए, कमेंट्री हमेशा से लाजिम व मलजूम है, बेशक। इसलिए कि अगर कमेंट्री ना हो तो आप ज़रा विजुअलाइज करिए कि आप गेम देख रही हैं टीवी पे, मज़ा ही नहीं आ रहा। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। Exactly, तो लिहाजा कमेंट्री एक्चुअली, दरअसल कमेंट्री ने क्रिकेट को घर घर पहुंचाया वाह, और पॉपुलराइज किया। बेशक। अब कमेंटेटर अगर अच्छा है तो ज़ाहिर है लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। Yeah. अगर उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, उसके पास वोकेबलरी मौजूद है, फ्लुएंसी उसमें है, तलफ़्फ़ुज़ बहुत आवाज़ अच्छा अच्छी है, तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छा कमेंटेटर बनाती हैं। बेशक। और कमेंटेटर अगर अच्छा है तो फिर ज़ाहिर है कमेंट्री अच्छी होगी। कमेंट्री अच्छी है तो मैच जो है वो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है। मौजूदा दौर के अंदर जो कमेंटेटर्स हैं, आप सुनते भी होंगे, ज़ाहिर मैच देखते भी होंगे, आपको कौन सबसे ज़्यादा पसंद है? आपको लगता है कि बहुत जानदार कमेंट्री करता है? असल में अनफॉर्चुनेटली रेडियो कमेंट्री अब सारी दुनिया में बहुत कम हो गई है, लेकिन असल मज़ा है ही रेडियो कमेंट्री का, क्योंकि टेलीविज़न पे आप देख रहे होते हैं ऑलरेडी वो मंज़र, तो उसमें कमेंट्री की सिर्फ कमेंटेटर का रोल ये होता है कि वो डिस्क्राइब कर दे बिल्कुल कि भाई ये शॉट था, 4 रन्स हुए, या ये बीट हो गया, या ये बोल्ड हो गया। लेकिन रेडियो में आप वो तमाम चीज़ें एलेबरेट करके बताते हैं, बेशक। आप मंजर कशी करते हैं। मसलन मेरी कमेंट्री में मैं समझता हूँ कि जो लोगों को चीज़ पसंद थी कि आप उसको, उनको ये महसूस होता था जैसे वो खुद स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और यही एक अच्छे कमेंटेटर की खुसूसियत है कि वो लोगों को अपनी आंखों से उस जगह का मंजर दिखाए। कमेंटेटर का ये काम है कि मसलन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो आप यकीन मानिए जिस वक्त मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने एक नज़र में वो तमाम चीज़ें देख ली कि इस स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वाह। जैसे मैं आपको एक छोटा सा लोगों की दिलचस्पी के लिए वाक़या सुनाना चाहूँगा। वेस्ट इंडीज़ के 2 प्लेयर्स होते थे, डेसमंड हेन्स और गॉर्डन ग्रीनिच, ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन थे। सही। अच्छा, इनका ये था कि हेलमेट दोनों पहनते थे, अच्छा एक ही तरीके की यूनिफॉर्म होती थी, दोनों का कद बिल्कुल बराबर था, अच्छा दोनों का खेलने का अंदाज एक जैसा था। अच्छा। तो डिस्टिंक्शन बड़ा मुश्किल था, तो लोग बड़ी गलतियाँ करते थे। मतलब डेसमंड हेन्स खेल रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्रीनिच खेल रहे हैं। तो मैंने उस पर बड़ा रिसर्च की। अच्छा। मैंने कहा आखिर क्या चीज़ है जो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो डिफरेंट होगी। तो पता ये चला कि गॉर्डन ग्रीनिच हमेशा जो जूते पहनते हैं उनका जो तला है वो सब्ज़ रंग का होता है, ग्रीन, और डेसमंड हेन्स जो है वो रेड जूता पहनते हैं। अच्छा, इसी तरह बैट पर जो स्ट्रिप है वो रेड है डेसमंड हेन्स की और ग्रीन है गॉर्डन ग्रीनिच की। क्या बात है। तो अब मैं जब वो पवेलियन से नमूदार होते थे तो मेरी पहली नज़र जाती थी उनके बैट पे, उस स्ट्रिप से आपको अंदाज़ा हो जाता था कि कौन सा प्लेयर कौन सा है। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत कीन ज़रूरी हैं। ऑब्जर्वेशन जी हाँ, होनी बहुत। चाहिए। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो का हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बड़ी करके। खुशी हुई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हसन जलील साहब मौजूद थे, इनसे हमने वो यादगार छक्के की जो कमेंट्री है वो भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की और सुनी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, इनसे मुलाकात करवाई। इस तरह के बहुत सारे लोग जिनका माजी के अंदर कोई ना कोई ऐसा रोल रहा है जो यादगार रहा है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, उनसे हम कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात करवाते रहें। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। गुड मॉर्निंग पब्लिक, उम्मीद करते हैं आप हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। और अब जो हमारे साथ मेहमान हैं, वैसे तो आजकल हम सोशल मीडिया डिजिटल की बात करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और बहुत एक बड़ी मार्केट है जो अब केटर कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, जब इन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया तो तब ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी और उसकी जो एक प्रेस्टीज थी या लोग उसको बहुत क्रेडिबल समझते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदल रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन आज
जिन शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, ये इतनी वर्सेटाइल इनकी पर्सनालिटी है, इनका करियर इतना डाइवर्स है कि शी स्टार्टेड एज अ स्टाइलिस्ट, उसके बाद पहले इनफैक्ट ब्लॉग इन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टाइलिंग में भी गई, फैशन एंड लाइफस्टाइल को भी उन्होंने केटर किया। अब आपको उनके ब्लॉग के ऊपर खाबे नज़र आते हैं और वो खाने इतने मज़ेदार होते हैं। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाती हैं, जिसे हम फूड ब्लॉगिंग कहते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करती हैं, खानों के हवाले से बताती हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बिन फॉलोइंग हर फॉर सो लॉन्ग, मैं उनको बहुत अरसे से फॉलो कर रही हूँ। इनके ब्लॉग के ऊपर आपको जो रिव्यू मिलेगा आप उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज शी नेवर आस्क फॉर लाइक कि ये कोई पेड पोस्ट है या कुछ ऐसे है। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं जिनको मैंने बजाते खुद जाके ट्राई किया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो हमारे साथ फूड ब्लॉगर है ये बिल्कुल क्रेडिबल है, और ये क्रेडिबिलिटी आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ आप ये एज अ शेफ़, एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं, खाने बनाती तो हैं, खाने का शौक़ भी है, लेकिन आज हम इनसे इनके जो इतना डाइवर्स किस्म का इनका करियर है, जिसमें इन्होंने फ़ैशन एंड लाइफस्टाइल को भी देखा, फूड ब्लॉगिंग को भी देखा, ब्लॉग भी चलाया, उस सब पे बात करेंगे। वी हैव विद अस आमना न्याजी। आमना, अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, इतना अच्छा इंट्रो। मैंने इतनी तारीफें अपनी इकट्ठे नहीं सुनी। आमना, यू डिजर्व इट। हाउ आर यू? ओह माय गॉड, आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हमारा पहला शो है, सो वी आर रियली ऑनर्ड कि आप हमारे साथ आई हैं। आप जैसी पर्सनालिटी हमारी ट्रांसमिशन, हमारे शो का हिस्सा बनी है। सो टेल अस, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, हाउ इज़ लाइफ ट्रीटिंग यू? लाइफ इज़ गुड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सुबह सुबह अपनी तारीफ़ें सुन के अब तो बहुत ही गुड है। बट या लाइक यू सेड, आजकल आई मीन एवर सिंस आई डिड माई शेफ्स कोर्स, आई थॉट कि अब बहुत हो गया फैशन लाइफस्टाइल, अब आई एम गोना डू समथिंग दैट आई लव एंड विच इज़ फूड। सो इससे ज़्यादा मज़ा क्या आ सकता है कि आप खा भी रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, रिव्यू भी कर रहे हैं, ज़बरदस्त, और इतनी तारीफ़ें भी सुन रहे हैं। नहीं, अच्छा आमना, ऑब्वियसली जब मैंने अपनी बात का आगाज़ भी किया कि आपने तब एक ब्लॉग स्टार्ट किया जब यहाँ पर ब्लॉगिंग या उस तरह का कॉन्सेप्ट इतना कॉमन नहीं था। कॉमन क्या, आई थिंक स्टार्ट भी यू आर द पायनियर ऑफ दैट, क्योंकि आपका जो ब्लॉग था उसको लोग फॉलो करते थे। देयर वर इज अनदर गर्ल, सदफ, बिल्कुल, यस। तो आप दोनों ने एक बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट किया। आप जब आप देखती हैं ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन, हाउ डू यू फील द डिफरेंस? कैसा लगता है? उस ज़माने में जो ब्लॉग होता था ना, दैट वाज अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। बीच में हुआ ये कि वो कहीं डाइल्यूट हो गया विद मैनी प्लेटफॉर्म्स कमिंग अप, एंड इट रियली जस्ट बिकेम एन एडवर्टाइजिंग एंड इंफोटेनमेंट काइंड ऑफ अ थिंग। अब अगेन विद द इन्फ्लुएंसर कल्चर, the perspective is coming back. Most of the time, yes, it's a commercial undertaking, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। Yes, blogging has come a long way. उतनी prestigious नहीं रही जितनी तब होती थी जब हमने शुरू किया, because अब जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो कंटेंट बना रहे हैं, बट एक तरह से अच्छा भी है। Everybody is getting their expression out. You know, एक वो जो आपके अंदर चीज़ होती है, कोई भी टैलेंट है, गाना गा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, मीडियम मिल गया ना आपको, कॉमेडी कर सकते हैं, या सिर्फ दिल की भड़ास निकालनी है वो भी कर सकते हैं। सो आई फील लाइक इट्स अ गुड मीडियम। लेकिन आमना, इसमें क्रेडिबिलिटी का भी तो एक बहुत फैक्टर होता है। अब आप जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको सोशल मीडिया या डिजिटल पे एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं, लेकिन अब एक व्यूअर भी कंफ्यूज्ड है कि वो किसकी बात माने, किसकी बात ना माने। सो ये जो फिल्टर करने का एक प्रोसेस है, ये भी तो बड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो गया है। एक्चुअली इतने कंफ्यूज्ड नहीं है व्यूअर्स। You think? बहुत चालाक है। बिल्कुल, उनको पता लग जाता है कि ये पैसे लिए हैं बाजी ने इस चीज़ के, ये बात ठीक नहीं करे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, बिकॉज उनको, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पेड रिव्यूज़ नहीं करती और मैं कहीं खा रही हूँ और किसी को लगे कि यार ये इतना अच्छा नहीं था, तो वो मुझे कह देते हैं आपने पैसे लिए हैं इसके या कुछ, बट इट्स फाइन बिकॉज influencers do get paid for a lot of things. Exactly. But आपको पता लग जाता है. You will be able to tell कि यहाँ पे पैसे लिए गए हैं और ये ऑथेंटिक है और ये नहीं है। I don't endorse a lot of things. ये नहीं होगा कि आप मुझे हर रोज देखें किसी नए सैलून पे बैठे हुए ब्लो ड्राई कराते हुए और मैं कहूँ अमेजिंग ब्लो ड्राई। I will stick to the people that I like. ठीक है ना?
ये नहीं होगा कि मैं हर प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रही हूँ और कह रही हूँ वाह इसने तो मेरी स्किन बदल दी, वाह इसने तो मेरी जिंदगी नहीं होगा ऐसा। सो आई हैव हैड टू से नो टू अ लॉट ऑफ वर्क एंड अ लॉट ऑफ मनी ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी कायम रहे। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होती है, ये एकदम से नहीं आती। बिल्कुल एकदम से नहीं आती। और जब कोई कहता है ना कि हम आमना नियाजी की बात सुन के आए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आमना, मैं आपकी बात सुन के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गई हूँ क्योंकि खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो आमना, हमने एक सेगमेंट डिज़ाइन किया है। हमारे पास ये 2 बच्चे हैं जो कि एक बजट के अंदर रहकर कुछ खाने को बनाएंगे हमारे लिए हेल्दी, और फिर एंड में आमना उसको टेस्ट करेंगे आप और बताएंगे कि इन्होंने कैसा बनाया है। हमने इनको एक बजट दे दिया है, 250 के अराउंड बजट है जिसमें इन्होंने खाना बनाना है। अरसलान और फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक है जी? रेडी हैं, तैयार हैं? अरसलान, क्या बना रहे हैं आप? आज मैं हेल्दी पराठा बना रहे हैं। वाओ। और आप फातिमा, आप क्या बना रहे हैं? एग एंड चीज़ सैंडविच। एग एंड चीज़ सैंडविच। तो आप लोग अपना काम शुरू करें, हम उसमें फिर आपसे पूछेंगे इसकी रेसिपी भी कि हेल्दी पराठा कैसे हुआ है और एग एंड चीज़ सैंडविच उन्होंने कैसे बनाया है। सो यू गाइस जस्ट कैरी ऑन। मीनवाइल हम आमना के साथ डिस्कशन करते हैं। आमना, अपनी इस फूड ब्लॉगिंग के जर्नी में बच्चों को किस हद तक इन्वॉल्व रखती हैं? बच्चों को शौक हो गया? माय सन लव्स ईटिंग। Oh wow. And he loves it that if we go somewhere and somebody recognizes me and gives him something for free. उसको बहुत मजा आता है और वो भी कहता है so lucky being a food blogger's son. My बेटी is indifferent, she's a teenager now, तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो है, नहीं है तो whatever. कोई बात नहीं, it's okay यार। But my son loves it. अच्छा आमना, मुझे लगता है कि बहुत सारी अब हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जो कह ले मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग अ सर्टेन पर्सनालिटी, उसके कुछ जो कह लें रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट तो होता है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आप पे एक कुछ आपको अब डिजिटल की वजह से बुली करते हैं लोग, आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे आता है। ऑफ कोर्स। सो कैसे कोप अप करती हैं उस चीज़ से? मेरी बिल्कुल भी थिक स्किन नहीं है और ये नहीं है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। ज़्यादातर लोग कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं बिल्कुल पड़ता है। पता नहीं कैसे फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है, ऑफ कोर्स पड़ता है, हर एक को पड़ता है। मुझे भी हेट मिलती है। लोग कहते हैं इतनी बुड्ढी होके खाना खा रही है, यू नो, अजीब बातें। लाइक इट मेक्स नो सेंस। लाइक बुड्ढी औरतें भी खाना खाती हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू ईट। हम हमारे में ख्वाहिशात, अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो और मैं कहती हूँ मैं क्या कर रही, मैं तो खाना ही खा रही भाई। मैं तो कोई ट्रांजिशन वीडियो भी नहीं बना रही, मैं घूम के मैं तो घूम भी नहीं रही ना, मैं कोई नाच रही हूँ। तो वो तो होता ही है और आपको फर्क पड़ता है, बट वो फर्क 5 मिनट के लिए पड़ता है। अच्छा, जब आप वो पढ़ते हैं ओवरकम हो जाता है फिर वो आप, इजीली, क्योंकि आप बिजी इंसान हैं। आपने सारा दिन बैठ के यही तो नहीं सोचना कि वो अमजद 420 ने मुझे क्या कहा था। आपने अपने काम भी करने, काम भी करने, थोड़ी देर के लिए पड़ता है। जरा किचन का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हमें भी जरा बताएं। पराठा बन गया है? पराठा बस बताइए कौन सा आपने इसमें आटा है वो कौन सा यूज ऑल किया है? पर्पस फ्लावर। और इसके अलावा फातिमा आपने क्या किया यूज? मैंने इसको जो है इसमें बॉयल एग ऐड किया है, बटर ऐड किया है, चीज़ और मायोनीज ऐड किया है। इसके अलावा ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर, राइट, बेल पेपर, नाइस। तो मतलब जो चीज़ें आपके पास बहुत कॉमन होती है ना, उन्हीं को लेके मैंने बनाया है। और जो डेली आपके 250 का जो बजट है जो हमारी स्क्रीन पे भी आ रहा है उसमें ही सारा कुछ मैनेज हुआ है। उसमें 250 में 2 से 3 लोग खा सकते हैं। 2 से 3 लोग खा सकते हैं। Yes. वाओ, तो वो फिर सही कहते हैं, कौन कहता है महंगाई है? महंगाई तो है, आमना महंगाई तो है। आमना महंगाई से वैसे टॉकिंग अबाउट महंगाई, अब आप बाहर जाकर जो डाइन आउट करना है विद योर फैमिली, इट्स अ लग्जरी। इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट लाइक वेरी नॉर्मल एनीमोर। अब तो बहुत महंगा हो गया। नो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम आपके पास आपका रेडी होने में कितना टाइम है ताकि हम आए आमना से कहें टेस्ट करें और बताएं किसने अच्छा बनाया? कितना टाइम है? जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स आपका। यू आर रेडी? यस। अच्छा, मुझे फातिमा ये बताएं कि आप नॉर्मली खाना घर पे किस तरह का बनाती हो? क्योंकि अभी तो आप हमें सैंडविच खिला रही हो, देसी खाना भी बना लेती हो? मेरा फोकस जो होता है वो ज़रा क्विक रेसिपीज़ की तरफ होता है। ओके, देसी ज़रा थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। टाइम टेकिंग होता तो है यार। मेरे क्विक लिए में easy सबसे होता है। अच्छा अभी तो आप सैंडविचेस बना रही हैं, इसके अलावा क्या क्या बना लेती हैं? पास्ता वगैरह और इस तरह पास्ता। की चीज़ें। ओके, तो आप वो जो हम अभी जिन पास्तास की बात कर रहे थे फुल ऑफ स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स वाला बनाती हैं? वो भी, और इसके अलावा क्रीमी वगैरह भी। क्रीमी वगैरह भी बनाती हैं। ओके, और अरसलान वैसे लड़कों के लिए मुझे लगता है सेंस अगर आप कोई शेफ या प्रोफेशनली उस चीज़ को परसू नहीं करे, पराठे बनाना इज़ नॉट वेरी कॉमन, लड़के नहीं बनाते ना। सो कैसे शौक, मतलब पराठों का खाने का शौक है इसलिए बनाते हो? मुझे खाने का शौक और
खाना बनाने का बहुत शौक है। बहुत शौक है, ज़बरदस्त। वैसे इनकी बेगम बड़ी खुशकिस्मत होने वाली है। वैसे बहुत सारे लड़के जो अच्छा खाना बनाते हैं ना, उनकी बेगमात के लिए आई फील वेरी गुड। आमना कुछ सवाल करना चाहें आप इनसे? मैं खा के बहुत सारे सवाल करना चाहती हूँ। अच्छा, ओके डन। सो इस पराठा रेडी? यस। वंडरफुल। चलिए आमना, हम वहाँ चलते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनाया है बच्चों ने। आमना बताएंगी जी कि कैसा बना है खाना। और इसका आमना प्रेशर फील हो रहा है आपको? बहुत सारे सैंडविचेस हैं और Yes. the पराठा also looks very good. चलिए आमना, हम इस तरफ आते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं। Before everything, like it has बड़ा एक वो होते हैं पैनकेक टाइप, Yes. है It's ना? very soft. Yes, तो है ना? It's very pancakey, but I'm going to start with the sandwich. बच्चों, ये एक शेफ, सर्टिफाइड शेफ टेस्ट करने लगी है। Are you guys nervous? ओके आमना, अभी हमें बताएंगी कैसा है। मैं यहाँ आती हूँ थोड़ा सा। Is it good? Oh, it's very refreshing. Okay. I love ये coriander जो बीच में है ना, is very refreshing. Oh, wow. अगर मैंने second bite ली इसका मतलब अच्छा है। अच्छा है। They're very nice. ठीक हो गया। अब आमना पराठा Okay. टेस्ट करेंगी जो कि अरसलान ने बनाया है। और अब ये पता चलेगा कि अरसलान ने कैसा बनाया, ये जो हेल्दी है। एक तो पराठे का texture बहुत अच्छा है। हाँ, It's not like a desi paratha. Yeah. It's like a pancakes. Oh, very nice. is it good? पराठा आई वांट टू टेस्ट एज वेल। मैं भी बहुत टेस्ट मजे करती हूँ। का। इधर से आओ। इधर से आती हूँ। उसने वेजिटेबल्स वगैरह की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रखी है। इट्स वेरी सॉफ्ट, Very soft, well cooked, वेरी नाइस। very nice flavor. पास हो गया बच्चों। अच्छा, अब आमना, सबसे मुश्किल जो मरहला आ गया कि दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ये बताना है आपको। पहली बात, you can't compare a sandwich to a paratha. या आई एग्री, बट I वो feel. एक टेस्ट अगर दोनों ने सैंडविच बनाए होते तो मैं पे कर देती हूँ कि ये टेस्ट वाइज। So I've enjoyed both. ओके, That was very refreshing because Okay. of the coriander. I mean, है तो egg sandwich ही, Yeah. लेकिन उसमें जो coriander है उससे की वजह से ना एक बड़ा अच्छा Yeah. flavor. And I really like the paratha also. अगर if I have to choose, I'd say this is more innovative. ओके, And very well cooked. यस। इसमें And- इसको हम इनोवेशन के पॉइंट्स देंगे क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स और इन चीज़ों का हाँ. इस्तेमाल बहुत कम लोग करते And हैं। also the pancake की consistency और जो Yeah. एक creativity है वो दोनों है. But well done both of वेल you. डन गाइस बच्चों, बहुत अच्छा। नाज़रीन, 250 रुपीज़ के अंदर आपको हाँ. ये जो खाना है ये तैयार कर सकते हैं। सैंडविचेस भी इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं। At least दो लोग तो खा, दो दो लोग? लाहौरी खा सकते हैं, you know, ये तो not mention दो क्या है? normal लोग, but two Yeah. लाहौरीज can eat this. ओके, इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच। Thank बहुत you. शुक्रिया आपका भी, आमना आपका भी बहुत शुक्रिया Thank you कि so आपने हमें much. ज्वाइन किया। और आमना न्याजी जनाब, अगर आप ऑथेंटिक फूड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, डू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ एंड आई कैन बेट ऑन दैट कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आपको मिलते हैं। बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है थ्रू हर पेज एंड ब्लॉग। सो Oh, आमना, that's so sweet. नो थैंक यू मैं वेरी मच। बहुत the dessert was the best. जो और माला के मुंह से आ रही है. That's so sweet. चलिए जी, हम Thank ब्रेक you. लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। उम्मीद करते हैं आप हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने आप सोच रहे होंगे कि हमारी टेबल के ऊपर इतनी सारी चीज़ें क्या पड़ी हैं। वैसे तो आपको पता है कि आजकल जो गैजेट्स हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उसमें बच्चे बड़े इंगेज हो जाते हैं। बड़े जो कह रहे हैं ना, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो तो डिस्टर्ब हो रही है, आई साइट के इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ जो होते हैं उससे जन्म पाते हैं। लेकिन आज हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। नॉर्मली पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि बच्चे को घर में किस तरह से इंगेज रखा जाए। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आज हम एड्रेस करेंगे कि बच्चों को प्रोडक्टिव और हेल्दी तरीके से घरों के अंदर किस तरह से इंगेज करेंगे। और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये घर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, बच्चे बिजी भी रह सकते हैं और उनके लिए जो कह लें बहुत प्रोडक्टिव सी चीज़ हो सकती है। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन भी करते हैं। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वहाँ भी काम कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप आए आज हमारे शो में। इसके साथ साथ जी ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा हम बात करेंगे और इनसे हम ना
पूछेंगे कि इनका स्क्रीन टाइम कितना होता है और ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी आयशा। आयशा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है। और इसके साथ हिना है हमारे साथ। देन वी हैव उमर एंड अब्दुल्ला। कैसे हैं आप चारों? ठीक है। ठीक। आपको पता है हिना और आयशा तो बहुत प्यारा तैयार होकर आई हैं। हिना ने बताया हमें ऑफ एयर कि उनकी मामा ने उनको ड्रेस पहनाया। तो हिना, इस तैयारी में आपने खुद नहीं कुछ सिलेक्ट किया था या सिर्फ मामा ने किया है? नहीं, खुद कुछ भी नहीं किया, मामा ने सारा तैयार करके भेजा है? नहीं। तो ये हेयर स्टाइल किसने बनाया है? मम्मा। मामा ने बनाया है। और आयशा आप बताएं कि आपको आज किसने रेडी करके भेजा है? खुद ही। खुद ही? अरे वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है जनाब। इनसे हम बात भी करेंगे। सबसे पहले तो यूसुफ साहब की जानिब आएंगे। यूसुफ, आजकल पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि बच्चों को बेहतर अंदाज में जो उनकी एनर्जीज़ हैं उनको किस तरह से एक तरफ लाया जाए। और जाहिर है उसके लिए अब गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चे, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ों का ख्याल आपको कैसे आया? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में ना क्राफ्ट की वो सेंस है ही किसी को नहीं। क्राफ्ट ख़त्म हो गया हुआ है, बेसिक आर्ट एंड क्राफ्ट होता गया है। बिल्कुल। तो बच्चों को यही पता है, पेंटिंग, बच्चों का जो आजकल तो ध्यान चल रहा है ना वो मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। उनका कॉन्टैक्ट आई लेवल सिर्फ मोबाइल के ऊपर है कि सिर्फ मोबाइल में गेम खेल ली, व्लॉग देख लिए, एक्टिविटी सिर्फ मोबाइल तक रह गई है। तो बच्चों को पेपर का आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए मुझे माशाल्लाह इसको करते हुए 15-16 साल हो गए करते हुए। ओके। तो कंटिन्यू से माशाल्लाह बड़े बड़े स्कूल जो इंटरनेशनल हैं उनके साथ मैं कंटिन्यू से काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है। उसमें यह है कि डिफरेंट जो हम पेपर जो रिसाइकल चीज़ें होती हैं उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। ज़्यादातर बच्चों को हम उस तरह की वो एक्टिविटी बताते हैं हम सारी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, घरों पे अब जाहिर है पेरेंट्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं सकते, वर्किंग वुमेन है, फादर जॉब पे गए हुए हैं, बच्चों को फिर एक इजी स्केप होता है जी इसको गैजेट दे दो या मोबाइल दे दो। बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में कैसे इन्वॉल्व रखा जा सकता है? बच्चों को एक्टिविटी में एंगेज इस तरह कर सकते हैं। अब ये है कि इसको अब हम कमर्शियल लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है। इसके हम बॉक्सेस बना रहे हैं। बॉक्सेस में डिफरेंट जैसे डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। इसमें जोकर्स है, हॉर्स है, एलिफेंट है, डोरेमोन है। इसमें जैसे ये देखें एप्पल है, ये फ्रूट्स है, ये कलर्स नेम्स हैं। प्ले ग्रुप एक्टिविटी है सारी, बच्चों को इससे पता चलता है कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। इस तरह की चीज़ें हम बॉक्स में डाल के कटिंग करके मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो ये है कि बहुत एक मुनासिब प्राइस में उनको बच्चे परचेज करेंगे और उन बॉक्स को ओपन करेंगे, बाद में उन चीज़ों को संभल करेंगे। जैसे पजल गेम है जिसको पजल हम बच्चे उसको मूव करते हैं, खोलते हैं, जोड़ते हैं, वो एक चीज़ एक तैयार हो जाती है। इसी तरह हम इसको मार्केट में इंशाल्लाह बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्योंकि इसमें तो छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट को खुद बनाएं विदाउट एनी रेफरेंस या हेल्प। ऐसे ये बच्चों के लिए सीजर ग्रिप बहुत मुश्किल है। कटिंग बहुत मुश्किल होती है। अक्सर काफ़ी चीज़ें हैं, ये देखें ये कैटरपिलर्स है। बच्चों की कटिंग एक जैसी नहीं है। इस ये मूव कर रही है। नाइस। इसमें हम ये है कि इसके हर पीसेस की कटिंग करके इसके एक पैकेट में ऐड करेंगे, इसको एक बॉक्स में ऐड कर देंगे। बच्चे इसको असेंबल करेंगे। ओह वाओ, हर चीज़ कटिंग हुई होगी इसमें। तो ज़बरदस्त। वैसे तो हमारे से ये बच्चे मौजूद हैं, इनसे ज़रा पूछते हैं। आयशा, हमें ये बताएं, आप घर पे इस तरह की चीज़ें बनाती हैं? कुछ बनाती हैं? मामा हेल्प करती हैं, खुद बनाती हैं? तो अच्छा ये बताएं कि मोबाइल कितना टाइम इस्तेमाल करती हैं? 5 से 10 मिनट्स। उसके बाद नहीं करती है पूरा दिन में? नहीं। अरे वाह, फिर तो मामा कब देती है मोबाइल यूज़ करने के लिए? शाम को देती हैं 5 और 10 मिनट्स के लिए। है ना, तो लगता है बहुत देर इस्तेमाल करती है ना? करती ज़्यादा देर करती हो? हाँ जी। कितना टाइम? कितनी देर मोबाइल इस्तेमाल करती हो? 1 आवर। 1 आवर? इतना लंबा टाइम। तो क्या करती हो फ़ोन पे? गेम खेलती हूँ। आंखों में दर्द नहीं होता इतनी देर स्क्रीन? होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करती कोई? नहीं। इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है सबसे? ये वाला? तो ये बनाना सीख लो, घर पे बनाया करो। सीखना है? सीखोगी? अच्छा, तो मुझे बताओ, स्क्रीन पे जब आप मोबाइल या आईपैड यूज़ करी होती है सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखती हो यूट्यूब पे? कोई पसंदीदा कार्टून तो होगा आपका? है, लेकिन मैंने बताना नहीं है। क्यों? बताना क्यों नहीं है? बता दो, हमारा दिल कर रहा है, हमें भी पता हो कि ना कौन सा कार्टून देखती है। स्टोरी टाइम। अच्छा जी, हमारे साथ उमर और अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। ज़रा हम इनसे भी बात करते हैं। दे आर बिग बॉयज़। इनसे हम ज़रा पूछते हैं कि इनका स्क्रीन टाइम कितना है। तो अच्छा उमर,
आप बताएं, आप कितना टाइम गैजेट या स्क्रीन पे या मोबाइल फ़ोन के आगे निकालते हैं? मैं भी 1 आवर। 1 आवर? तो ये 1 आवर कब मिलता है? जब होमवर्क हो जाता है, होमवर्क से पहले या होमवर्क के बाद? कभी कभी होमवर्क से पहले, कभी कभी होमवर्क के बाद। तो क्या ऐसे ही होता है? आपके साथ भी ऐसे ही होता है? तो आप किस टाइम आपका जो स्क्रीन पे आप क्या ज़्यादातर देखते हो? वीडियोस। कैसी वीडियोस? कौन सी? कार्टून्स, कोई मीम्स देखते हो, क्या देखते हो? लाइक टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी देखते हो? वाह वाह वाह। अब्दुल्ला, आप क्या देखते हैं? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं? मुझे लगता है आयशा और अब्दुल्ला की मामा ने इनको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया हुआ। तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बाहर जाती हो खेलने के लिए? क्या खेलते हो? क्रिकेट? अपने फ्रेंड्स के साथ? तो कितना टाइम होता है कि मामा कहती है कि घर से जाओ और क्रिकेट खेलाओ? 1 आवर। 1 आवर का टाइम होता है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, यूसुफ साहब, आप बनाना शुरू करें। हम ज़रा कुछ एक्टिविटी देखते हैं ताकि हेल्प हो जाए वो तमाम जो पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व रख सकते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ और हेल्दी और प्रोडक्टिव चीज़ों में। हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे लेडी बर्ड बनाएंगे। लेडी बग बनाएंगे जो ये प्ले करेगी। ये देखिए। मूवमेंट इसकी आप देख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। ये लें जी, ये बन गया है। इसमें सिर्फ हमने लीव्स का वो नहीं लगा, बाकी इट्स द सेम। ये हमारा सैम्पल था और ये हमने इसको बनाया। इट टुक लेस देन लाइक 3-4 मिनट्स और उसमें ये रेडी हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी और तमाम बच्चा पार्टी का भी बहुत शुक्रिया। आपको हमने चीज़ें बनाना सिखा दी हैं, सिखाई तो नहीं है, दिखाया है। तो अब आप इसको यूट्यूब पे सीखेंगे। चलें जी, हमारे साथ आयशा, हिना, उमर और अब्दुल्ला मौजूद थे और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि बच्चों को किस तरह से घर के अंदर आप इस तरह आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए बिज़ी रख सकते हैं। जो कि गैजेट्स का दौर है, बड़ा मुश्किल है, पेरेंट्स के लिए भी हम उनको टोटली ब्लेम भी नहीं कर सकते, बट स्टिल हेल्पफुल होगा, उम्मीद करते हैं। ये सेगमेंट आप लोगों के लिए हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस ग्रीन स्क्रीन का इंट्रोडक्शन तो हमने आपको इस शो के आगाज़ में कराया था, लेकिन हमने सोचा कि इस ग्रीन स्क्रीन के हवाले से हम आपको ये भी बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और सबसे अच्छी बात इस ऑफिस की क्या है कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है और हमारे पास इन हाउस इतनी अच्छी ग्रीन स्क्रीन है, तो हम इसको बार बार यूटिलाइज़ करते रहेंगे। चूँकि आपने फ्लावर्स भी हमारे पीछे बहुत कलरफुल से देखे और आजकल तो ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि डिकोर के अंदर इन फ्लावर्स का इस्तेमाल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी नेचर, हमारी जो इस मुल्क की जो आबो हवा है उसके साथ सूट भी करे जब हम प्लांट्स के हवाले से बात करते हैं, फ्लावर्स के हवाले से बात करते हैं। तो आज हमारे पास फ्लावर एक्सपर्ट हैं उमेर साहब, उनसे हम बात भी करेंगे। फ्लावर गैलरिया के नाम से ये अपना एक ब्रांड चला रहे हैं जिसमें ये फ्लावर्स जो इम्पोर्टेड हैं, लोकल फ्लावर्स हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स हो जाएँ, मुख्तलिफ जो बर्थडेज हैं, शादियाँ हैं, उस पर सारा कुछ डिकोर जो चलता रहता है, आपको पता है, इन एंड आउट रहता है। थैंक यू वेरी मच उमेर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू करता हूँ पब्लिक न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक को पता लगेगा कि फ़्लावर्स की क्या अहमियत है और इन्वायरमेंट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आप लोगों का ये इतना खूबसूरत डिकोर हुआ हुआ है, बहुत कम जगहों पे मैंने देखा है कि इतना खूबसूरत तरीके से डिकोर किया हुआ है। इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इस ट्रेंड के हवाले से बताएं कि आजकल हर जगह पे जो फ्लावर अरेंजमेंट है उस पर लोग बहुत ज़्यादा फोकस रखे हुए हैं और वो टेबल्स हो, इवेंट्स हो, मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स पसंद करते हैं। तो क्या ज़्यादा पसंद किया जाता है? बेसिकली पहले तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बहुत ट्रेंड था, लेकिन अब फ्रेश फ्लावर्स पे मोस्टली लोग जा रहे हैं, क्योंकि इसका ये है कि जो फ्रेश फ्लावर्स
इम्पोर्टेड फ्लावर्स होते हैं ना, उसकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा। जैसे लोकल फ्लावर्स मुरझा जाते हैं बहुत जल्दी। अब पहले होता ये था कि कोई माइयों का इवेंट होता था, वो गेंदे का फूल लगा लेते थे, बहुत ज़्यादा इंसेंट था यार। बट वो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स वो एक्सपायर हो जाते हैं। हाँ। तो हम लोग बेसिकली कस्टमर्स को यही प्रोवाइड करते हैं कि आप हमसे परचेज करें इम्पोर्टेड फ्लावर्स, और वो 2 से 3 दिन तक चलेंगे। अच्छा। और उसका ये होता है कि उससे ना एज़मा भी नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं, आई एग्री, ठीक है। और उसकी ना सेंट नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती इम्पोर्टेड फ्लावर्स की। ओके। तो लेकिन जब तक फूलों के अंदर खुशबू ना हो मजा ही नहीं आता। वो फूल इतना खूबसूरत होता है कि देख के खुशबू नजर आ जाती है। जबरदस्त। हमारी ग्रीन स्क्रीन के बताया हमने, इस पे जी आपको बता दें बड़ी मेहनत की है हमने इन फ्लावर्स को इसलिए अरेंज किया कि जब रोज सुबह हम उठे यहाँ पर आए हमें एक बड़ी फ्रेश फील आए, तो थोड़ी सी हमारी ग्रीन स्क्रीन को बताएं हम इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये भी टिप्स ले लेते हैं। नहीं, मैंने देखा है माशाल्लाह इतना अच्छा आप लोगों ने डेकोर किया हुआ है इसको, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ कि मतलब बहुत कम जगहों में ऐसे ग्रीनरी को रखा जाता है, क्योंकि लोगों को नो हाउ नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंस है फ्लावर्स की, क्योंकि फ्लावर्स से ही बेसिकली सारी लुक आती है। और मैं देख रहा हूँ ये कलर कॉम्बो इतना खूबसूरत, पिंक, पर्पल, रेड, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको मजीद बेहतर भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा बताएं कुछ। इसको मजीद बेहतर हम इस तरह बना सकते हैं कि जैसे इसमें एक ही फ्लावर्स आपने यूज किए हैं, हम मल्टीपल फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्रिसैंथेमम्स यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर्स का टेक्सचर दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सनफ्लावर्स लुक रियली नाइस, सनफ्लावर्स बहुत ट्रेंड है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सनफ्लावर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। अच्छा। एक लोकली भी हो रहे हैं और इम्पोर्टेड भी हो रहे हैं। क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि उसकी जो स्टेम होती है ना, एक तो उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है इम्पोर्टेड सनफ्लावर की, और जो लोकल होते हैं ना वो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो आबो हवा है ऑब्वियसली एशियन कंट्रीज में आते हैं, तो यहाँ पे कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा ब्लूम भी करते हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर भी होती हैं? काफी ज्यादा फ्लावर्स हैं, अगर नाम लेना चाहूँ तो फिर थोड़े से एक दो। क्रिसैंथेमम्स और उसके अलावा जिप्सोफिलिया। अच्छा, ये उर्दू में भी बताएं ताकि हमें देखने वालों को पता हो ना कि कौन। जिप्सोफिलिया बेसिकली बेबीज ब्रेथ के नाम से जाना जाता है। ये जो हम इधर देख रहे हैं, these are the ones, baby's breath। ये एक ऐसा फ्लावर है कि जो वेडिंग्स में भी यूज होता है और हेयर डू में भी यूज होता है। हेयर डू में तो बहुत ज्यादा होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये मुरझाता नहीं है। अच्छा। ये जब हो जाता है ना, ड्राई हो जाता है, तब भी मेजॉरिटी कस्टमर्स इसको बाय करते हैं। ड्राई फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट भी तो बहुत ज्यादा है, लोग पसंद करते हैं डेकोर और वॉल्स के ऊपर। ड्राई फ्लावर्स बेसिकली जिप्सोफिलिया से ही बना हुआ है। ओके। और इसके अलावा भी एक और फ्लावर बता रहे थे आप, क्रिसैंथेमम्स। वो उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्रिसैंथेमम ही कहते हैं इसको। अच्छा, ओह बड़ा मुश्किल नाम है, टंग ट्विस्टर सा। अच्छा, इसका स्लैंग वर्ड है क्रेज। अच्छा, ओके ओके, कस्टमर क्रेज के नाम से इसको जानते हैं। दैट्स व्हाट वी नो। यस, ठीक है। और इसमें ना बेसिकली 2 टाइप्स के रोजेस आते हैं। ठीक है। अगर लोकली जो बन रहे हैं ना रोजेस, जो यहाँ पे ग्रो होते हैं, पाकिस्तान में ग्रो होते हैं, वो कांटेदार होते हैं, आपने नोट किया होगा, हाथों में चुभते हैं। बट ये जो रोज है ना, ये इसकी इतनी मोटी स्टेम है और काफी लॉन्ग स्टेम होती है। और इसकी 2 से 3 दिन लास्टिंग होती है इजीली। अच्छा, इंपोर्टेड फ्लावर्स के हवाले से भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, वेरी एक्सपेंसिव। आम लोग जब बुके बनवाने जाते हैं तो दे थिंक कि जी इंपोर्टेड फ्लावर्स लगाएंगे बड़े महंगे पड़ेंगे, ऐसा होता है? मैं आपको रीजन ये बताता हूँ कि बेसिकली ये ना कीनिया से इंपोर्ट होते हैं और ये पाकिस्तान में ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि इसको ना मॉडरेट टेम्परेचर में चाहिए होता है। लाइक 16 से 20 के दरमियान का टेम्परेचर होगा तो ये ग्रो करेंगे, और पाकिस्तान ऐसा टेम्परेचर प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। तो जो आप कह रहे हैं कि इंपोर्टेड फ्लावर्स भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको इस तरह का टेम्परेचर मिलता है? कर रहे हैं लोग, क्रिसैंथेमम्स कर रहे हैं, लेकिन रोजेस नहीं कर पाए। लेकिन उसकी भी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे DHA फेस 5 में हमारी शॉप है, वो देख के ही पहचान जाते हैं कि ये लोकल है। लोकल, हाँ, वो पता लग जाता है। थैंक यू वेरी मच उमैर, बहुत शुक्रिया। आपकी सर्विसेज हम ऑन ऑफ लेते रहेंगे अपनी इस ग्रीन स्क्रीन को मजीद एनहांस करने के लिए। उमैर हमारे साथ मौजूद थे जी, हम फ्लावर्स के हवाले से बात कर रहे थे, और जो गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इस सेट से अपनी ग्रीन स्क्रीन से ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट करती रहूंगी, क्योंकि ये हमें भी बहुत फ्रेश एक फील आती है जब भी हम इस ग्रीन एरिया के अंदर आते हैं। सो आज की जो हमारा शो है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा पहला शो था, हमने कोशिश की है कि जितनी वैरायटी आपको इसमें हम दिखा सकें, जितने हमारे सेगमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हमने रिवील की है, लेकिन तमाम चीज़ें एक तरह से रिवील नहीं भी की, क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो आपको हमारे इस शो में देखने को मिलेगा, सेगमेंट्स की शक्ल में, गेस्ट की शक्ल में, कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सो आपने देखते रहना है, हमें फीडबैक अपना लाजमी देते रहना है। मैं आपसे इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे टू फ्राइडे एवरी डे। आज मंडे है, आज आगाज़ हुआ है, आगे आगे बहुत कुछ है जो आपको दिखाना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।